ये गाड़ी है मेरी टाटा ऑल्ट्रोज। माइलेज बहुत बेकार देती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर हो, आप हूँ करके एकदम काट के इधर उधर से ले जाते हो, तो भाई मतलब फील नहीं होता है कि अंडर पावर है या हो सकती है या होगी या फिर कोई कह रहा है। तो पहाड़ बिल्कुल एक ऐसा ढह गया है। तो आगे कभी अपग्रेड करना चाहूँगा तो मैं तो भाई जो लोग सोच रहे हैं टाटा की गाड़ी लेने का और खासकर टाटा ऑल्ट्रोज, तो उनको भाई मैं पहले ही बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, क्योंकि इसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जो कि आपको कोई और नहीं बता सकता है, कंपनी भी आपको नहीं बताती है, जो कि सिर्फ एक ऑनर बता सकता है, और ऑनर सिर्फ तभी बता सकता है जब वो खुद एक्सपीरियंस कर लेता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, अपनी पूरी ट्रिप पे एक्सपीरियंस किया है, जो कि मेरी ट्रिप थी दिल्ली से बद्रीनाथ। और मेरी ट्रिप की पूरी वीडियोस जो हैं मेरे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो रिव्यूज मैं बताने वाला हूँ, इसके अंदर सब कुछ मैं बताऊंगा, सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताऊंगा, सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताऊंगा टाटा ऑल्ट्रोज के, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा टाटा ऑल्ट्रोज का एक परफॉर्मेंस रिव्यू। ये रिव्यू मैंने बहुत टाइम सोच के समझ के एनालाइज करके बिल्कुल बनाया है, और बहुत एनालाइज किया इन सब चीज़ों के बारे में, छोटी से छोटी बारीकी का मैंने एनालाइज किया है। और ये वीडियो इतनी ज़रूरी हो जाती है उन सब के लिए जो लोग दिल्ली से बद्रीनाथ जाना चाहते हैं, बाय रोड जाना चाहते हैं, या फिर टाटा ऑल्ट्रोज के बारे में जानना चाहते हैं। तो ये उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से और अंत तक देखें बिल्कुल। तो आप लोगों ने हमारी पहली ट्रिप देखी ही होगी जब हम दिल्ली से बद्रीनाथ गए थे वाया रोड। और किस गाड़ी से गए थे, वो ये गाड़ी है मेरी टाटा ऑल्ट्रोज। 2 साल हो चुके हैं इसको, तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके की इसकी कंडीशन है और कैसी है। बिल्कुल अभी भी नई चमचमाती लगती है। काफ़ी लोगों ने मेरे से पर्सनली कहा था कि भाई तुम इतनी सारी रोड ट्रिप करते हो तो किससे जाते हो, कैसे जाते हो, इन रास्तों पे कैसे जाते हो जिन रास्तों पे मतलब बहुत ऊंची ऊंची गाड़ियां जाती हैं, तो उन रास्तों पे कैसे चले जाते हो तुम। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं इस गाड़ी से जाता हूँ। ये टाटा ऑल्ट्रोज है, इसका यही ग्राउंड क्लियरेंस है जो आपको दिख रहा है। तो ये वो गाड़ी है जिससे मैं जनरली हर ट्रिप पे जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसकी माइलेज की। बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कंपनी को और गाड़ी को कि माइलेज बहुत बेकार देती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता है, लोगों के बीच में फैलाया जाता है। मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। कंपनी जनरली जितनी भी कंपनियाँ हैं वो जो क्लेम करती हैं वो आइडियल कंडीशंस में क्लेम करती हैं कि आपकी कम से कम क्लच का यूज़ होना चाहिए, कम से कम गियर शिफ्टिंग होनी चाहिए, और आप एवरेज जो है 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर में चलाएं। तो उन कंडीशंस में आपको एवरेज क्लेम की जाती है। तो जनरली जो माइलेज मैंने इससे निकाली है, मैं बद्रीनाथ गया था इससे, दिल्ली से करीबन 550 किलोमीटर के आसपास होता है। हरिद्वार, ऋषिकेश और देवप्रयाग के, श्रीनगर वगैरह के रास्ते होते हुए, रुद्रप्रयाग के रास्ते हुए 550 किलोमीटर मैंने 2 दिन में कवर किया था। एक दिन सीधा बीच में फिर स्टे लिया था, फिर अगले दिन, तो उस तरीके से मैंने कवर किया था। मेरी गाड़ी ऑन हाईवे 70 to 80 थी, और उसके बाद जैसे ही ऋषिकेश में पहाड़ आने शुरू हो जाते हैं, वैसे ही पहाड़ों में मतलब ऑब्वियस सी बात है कि चढ़ाई शुरू हो जाती है। तो चढ़ाई जैसे ही शुरू हो जाती है तो आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाती है। कहीं तो आप 40 किलोमीटर्स पर आवर निकालेंगे, कहीं 30 निकालेंगे, कहीं 50 किलोमीटर पर आवर निकालेंगे। सेम वे जाने का होता है, सेम वे आने का होता है, कि जब आप पहाड़ों में रहेंगे तो पहाड़ों में तो वही चलेगा। बाकी रोड पे आके आप 70, 80, 85, 75 तक इजीली निकाल सकते हैं। तो मैंने पूरा ट्रिप जो लगाई थी अपनी, जैसे जाने का और आने का, मेरा जो टोटल एवरेज और माइलेज थी मेरी वो 18.9 की थी। तो मतलब 18.9, अगर मैं 9 को माइनस भी करता हूँ, 0.9 को माइनस भी कर देता हूँ, तो मेरी एवरेज जो होगी वो 18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से थी, जो काफ़ी डिसेंट थी। मतलब इस रेंज में काफ़ी डिसेंट थी। पेट्रोल की कार है, पेट्रोल में काफ़ी डिसेंट एवरेज है, डीजल की नहीं है। डीजल में होती तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती। चलाने के तरीके पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चला रहे हो। आप अगर बहुत ज़्यादा हैवी ड्राइवर हो,
आप हूँ करके एकदम काट के इधर उधर से ले जाते हो तो भाई बिल्कुल भी एवरेज नहीं देगी। ये क्या कोई भी गाड़ी नहीं देगी। आप वैगनार की बात करते हैं ना कि वैगनार सबसे ज़्यादा एवरेज देती है, तो वो भी नहीं देगी भाई। चलाने के तरीके पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा। आप जितना स्मूथली चलाते हैं, और इसके अंदर एक इको मोड भी आता है। जनरली 2 मोड आते हैं, एक सिटी मोड और एक इको मोड। तो आप सिटी मोड में आपको तब चलाना होता है जब आपको पावर की ज़रूरत होती है, और इको मोड में आप तब चलाते हैं जब आपको मतलब बहुत लंबी क्रूजिंग करनी होती है, बहुत मतलब देरी पे आपको कोई ओवरटेक लेना पड़ रहा है, आप मेन लाइन में चल रहे हैं, 70 का आपने मतलब क्रूज़ कंट्रोल ऑन किया हुआ है, 80 का किया हुआ है, तो आप इजीली चलते रहते हैं, तब आपको इको मोड की ज़रूरत होती है। और सीरियसली उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप लंबे रूट पे चलेंगे कम से कम 2 या 2.5 किलोमीटर पर लीटर का फ़र्क पड़ जाता है उससे। तो मैंने अपनी जो ट्रिप थी पूरी दिल्ली से बद्रीनाथ की, उसमें अगर मैं मतलब ट्रिपोमीटर का थोड़ा बहुत काट पीट भी लूँ, मान के चलो जैसे मेरा 18.9 था, तो मैं उसको काट पीट भी लूँ तो भी मेरी 18 की एवरेज थी। मैंने कैलकुलेट भी की थी। मेरे पास अभी फ़ोटो है नहीं मैं शेयर करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट ट्रिप पे जो भी मेरे पास फ़ोटो या वीडियो होगी मैं आपको दिखा दूँगा। तो उस तरीके से मैंने बहुत अच्छी एवरेज ली। तो अगर नेक्स्ट मैं टॉपिक की बात करूं तो परफॉर्मेंस की मैं बात करूंगा। परफॉर्मेंस की बात कुछ ऐसी है, पहले मैं आपको हुड खोल के दिखा देता हूं। जैसे सारी गाड़ियों का हुड खुलता है, सेम इसका भी वैसे ही हुड खुलता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ है, ये वज़न है ना इसके अंदर, ये कहलाता है कि हाँ भाई टाटा का लोहा है या फिर टाटा की गाड़ी है। ये चीज़ बताती है आपको कि भाई कितना हैवी है। जब मतलब आपकी टेस्टिंग होती है तो टेस्टिंग में किस एंगल को अप्रोच करती है गाड़ी, किस एंगल से अप्रोच करती है, और फिर वहाँ पे हमारे कोलाइजन के लिए जो सपोर्ट्स होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें वर्क करती है। तो मैं मेन जो टॉपिक था उसके ऊपर था कि परफॉर्मेंस की। ये फिएट का इंजन है, टाटा का तो इंजन नहीं है, फिएट का इंजन है, 1200 सीसी, 1199 सीसी, और ये फिएट का रिवोटॉन इंजन है जो कि 84 या 85 हॉर्स पावर या बीएचपी प्रोड्यूस करता है, और बाकी 113 या 115 एनएम टॉर्क प्रोड्यूस करता है। लेकिन आजकल बात की जाती है साउंड, मतलब इसके अंदर जो नॉइज़ आती है इंजन के अंदर, स्टार्ट करने के बाद ऐसी नॉइज़ आती है जैसे डीजल की गाड़ी में नॉइज़ आती है। तो कह सकते हैं कि ये हर गाड़ी के साथ है, चाहे आप किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीदें। अगर आप 4 सिलेंडर की जगह 3 सिलेंडर गाड़ी ले रहे हैं तो उनके अंदर नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी थोड़ी मतलब स्टेबल नहीं होगा, वो इंजन थोड़ा सा शेकी होगा, हल्का सा, तो उसकी वजह से नॉइस आएगी। लेकिन परफॉर्मेंस की बात अगर करें हम, तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं रहती है, बिल्कुल भी कमी नहीं रहती है। जनरल अगर देखा जाए तो सिर्फ कोई माइन्यूट सेकंड्स का लैग होता है, जो कि हमें बहुत चलाने के बाद महसूस नहीं होता है, पता भी नहीं चलता है। आपको जस्ट एक गियर डाउन करना है, शिफ्ट करना है एक गियर नीचे की तरफ, और आपको बिल्कुल रेव करते हुए ओवरटेक करके निकल जाना है। परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। यही परफॉर्मेंस i20 में मिलती है, यही परफॉर्मेंस बलेनो में मिलती है, तो सेम परफॉर्मेंस मिलती है, ज़्यादा कोई ऐसी मतलब ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम परफॉर्मेंस। अगर देखी जाए पहाड़ों में, तो पहाड़ों में जनरली अगर कहते हैं ना कि जीतने वाली जो गाड़ी होती है वो फ्रंट व्हील ड्राइव होती है और जनरली पेट्रोल की होती है। अगर रेयर व्हील ड्राइव की बात हम करें तो डीजल की गाड़ियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन डीजल की गाड़ियों में मतलब स्टार्ट होने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है अगर एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। पेट्रोल की बहुत इजीली स्टार्ट हो जाती है। और ऐसे देखा जाए तो मोस्टली जो गाड़ियां हैं पहाड़ों में, जनरली रूरल एरियाज़ में, वो ऑल्टो वगैरह देखने को मिलती है। तो पर जब ऑल्टो चल सकती है इन एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्टो में तो वही 800 सीसी का इंजन है, तो इसके अंदर तो 1200 सीसी का इंजन है। ऐसी कोई मतलब फील नहीं होता है कि अंडर पावर है या हो सकती है या होगी या फिर कोई कह रहा है,
ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है, एकदम मज़ेदार चलती है, स्मूथ। और फ्रंट व्हील ड्राइव है तो स्नो में थोड़ा सा मतलब अगर फ्रेश स्नो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो किसी भी गाड़ी को प्रॉब्लम नहीं होती अगर कोई फ्रंट व्हील ड्राइव है तो। बाकी जैसे जैसे रास्ते थे बद्रीनाथ के, वैसे वैसे रास्तों में मतलब बहुत जगह ऐसा लगता है कि आपको कि आप 5 लोग बैठे हैं। बहुत जगह बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब एकदम स्टीप रास्ते हैं, बहुत चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा एंगल्स पे। तो कभी कभी ऐसा बहुत मतलब 1-2 बार ऐसा लगा था पूरी ट्रिप में, जब लास्ट के रास्ते आ जाते हैं, जोशीमठ भी निकल जाता है, जोशीमठ के भी करीबन 30 किलोमीटर बाद जब मेन बद्रीनाथ की चढ़ाई आती है, तो तब ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता है कि हमारे पास 4x4 होती, तब ऐसा फील होता है थोड़ा सा। बाकी तो फील नहीं होता ऐसा, काफ़ी स्मूथ चलती है। और आपको मैं सीरियसली बताऊं तो सीरियसली चढ़ाई के वक्त जैसे ही ऋषिकेश निकलता है, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक वैसे ही मतलब आपको पहला गियर, दूसरा गियर या तीसरा गियर मैक्सिमम, तीसरे से ऊपर आप शिफ्ट ही नहीं कर पाते, तीसरा भी लगाना बंद कर देते हैं आप कुछ देर बाद। सिर्फ दूसरे गियर में चलती है, सिर्फ दूसरे गियर में आप रेव करते रहते हैं, वही आप खींचते रहते हैं। तो परफॉर्मेंस अच्छी है, इंजन में पावर है खूब, टॉर्क भी अच्छा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना है। ग्राउंड क्लियरेंस अराउंड 180 mm का है, 185 या 80 mm का है, एग्जैक्ट फिगर्स मुझे नहीं पता है। ग्राउंड क्लियरेंस है तो कम, लेकिन इस रेंज में जो सेडान और जो ये हैचबैक्स आती हैं उनमें लगभग सेम ग्राउंड क्लियरेंस आता है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। लेकिन जब आप ऑफ मतलब थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करते हैं, जैसे थोड़ा बहुत कहीं गड्ढे आ जाते हैं, कहीं रोड की कंस्ट्रक्शन चल रही होती है, तब आपको फील होता है थोड़ा कि हाँ भाई ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन हर गाड़ी में लगभग इस रेंज की गाड़ी में यही ग्राउंड क्लियरेंस होता है। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि भाई कंफर्ट कैसा होता है, गाड़ी के अंदर का कंफर्ट कैसा होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंफर्ट कैसा होता है। कंफर्ट कुछ इस तरीके से है कि सीट की जो पोजीशनिंग है वो इस तरीके से वो आपको होल्ड करके रखती है। ये जो साइड की पॉकेट्स निकली हुई हैं आपको होल्ड करके रखती हैं, बहुत ऐसे एकदम जकड़ लेती हैं आपको। आप बहुत कुशनिंग भी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी तरीके से बैठ जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से फील होता है। मैं आपको बैठ कर दिखाता हूँ। बहुत जो अप्रोच एंगल है, जो आपका जो विजिबिलिटी है वो बहुत क्लियर है कि मतलब आप लगभग सब कुछ देख पाते हैं। आप जो आगे का हुड का एरिया है वो सब देख पाते हैं और मतलब विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी आता है विजिबिलिटी का कि ये जो ए पिलर है वो काफ़ी थिक है और इसके पीछे काफ़ी रीजंस भी हैं कि थिक क्यों है। जब गाड़ी आपकी 5 स्टार रेटेड होगी तो सेफ्टी भी ज़रूर होगी, तो ये ए पिलर उसके लिए थोड़ा चौड़ा किया गया है, थोड़ा बड़ा किया गया है, तो उसकी वजह से ये ए पिलर है। लेकिन धीरे धीरे आपको एक आदत बन जाती है। लेकिन आप शुरुआत में होते हैं तो यहाँ एक ब्लाइंड स्पॉट सा बन जाता है कि आपको यहाँ का कुछ दिखता नहीं है। पहाड़ों में जनरली आपको यहाँ का कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे लेफ़्ट टर्न होगा या राइट टर्न होगा, मोस्टली राइट टर्न होगा, तो आपको यहाँ का कुछ दिखेगा नहीं। तो आपको थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी कि आप थोड़ा सा टेढ़ा होकर देख के चलें कि ये जो विजिबिलिटी है यहाँ की वो आपको मतलब कोई रेंडर ना करे, आपको कोई प्रॉब्लम ना दे। तो उस तरीके से तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, थाई सपोर्ट भी ठीक है। और मेरे जैसी हाइट है अगर तो थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, बाकी थाई सपोर्ट बिल्कुल ठीक है। एक रेस्ट करने के लिए फुट का है यहाँ पे, मतलब क्लच के पास में आप इजीली मतलब अगर लॉन्ग क्रूज कर रहे हैं तो आप आराम से उस पर साइड में रख सकते हैं। बाकी बेसिक यूज की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, जो कि मेरा मॉडल है और मुझे सच कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। सर्विसेज को अगर मैं देखूं तो सर्विसेज के लिए भी मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने 1 या 2 बार ऐसा फील किया था कि मतलब 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार तो मैं कुल्लू के पास था, कुल्लू से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे मेरे आगे ब्रेक्स में प्रॉब्लम आई थी, थोड़ी शुरुआत की बात है।
तो मैं जनरली एक कुल्लू में सर्विस स्टेशन है, तो वहाँ कुल्लू में लेके गया सर्विस स्टेशन पे। उन्होंने जाके दो तीन मिनट में साइड में खड़ी रखी गाड़ी, फिर 3-4 मिनट बाद उन लोगों ने आगे के टायर्स वगैरह खोल के और जो इसके शू पैड्स से वो चेक कर लिए और मुझे अश्योर कर दिया कि सर अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से क्रूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मैंने वहाँ देखा था, एक बार मैंने उत्तराखंड में भी देखा था, शायद श्रीनगर में देखा था मैंने उत्तराखंड में। तो श्रीनगर में भी ऐसा ही था, गाड़ी वारंटी में थी, 2 साल की मेरी वारंटी थी, तो मैंने वैसे एक्सटेंड करा लिया 3 साल की और, तो वारंटी थी। तो वहाँ भी मैंने दिखाया मेरी एसी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, कुछ फ्लिप का जो अंदर का वो होता है इसकी मोटर, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। तो उन लोगों ने इजीली देख दिया और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस मेरे से गाड़ी का नंबर पूछा, मेरा मोबाइल नंबर पूछा, जस्ट उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी कर ली, बाकी जो मेरी वारंटी के अंदर था वो सब कुछ कवर हो गया। बाकी एज सच सर्विसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं यहाँ पे जहाँ रहता हूँ मैं, वहाँ भी इनकी सर्विस से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, काफ़ी खुश हूँ और कोई प्रॉब्लम ऐसे आती नहीं है। कभी कभी कोई एक आध पार्ट की कभी कभी ऐसा होता है कि भाई थोड़ा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, बाकी ऐसा सच कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अभी तक कुछ चेंज ऐसा सच हुआ नहीं है। बाकी सर्विसिंग भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी लोग मेरे से कहते हैं कि तुमने मतलब ये गाड़ी ही क्यों चूज़ करी, तो उसका मेरे पास रीज़न ये है, आप सुन लीजिए एक बार। ये जो थर्ड सुन रहे हैं ना, ये सीरियसली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इस रेंज की कार में आपको ये थर्ड सुनने को नहीं मिलेगी। ये थर्ड इसलिए सुनने को मिलती है आपको, ये जो थिकनेस है ना ये डोर की, वो आप यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। मैंने एक बार मेरे मतलब स्टार्टिंग में मतलब एक इस मिरर में नहीं, इस ग्लास में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो खुलवा के मैंने चेक कराया था, तो 3 या 4 जगह से पहले खुलता है, फिर उसके बाद आपको ग्लास का एरिया दिखता है। तो इस तरीके से कॉम्पैक्टनेस के साथ बनाया हुआ है, लिटरली करीबन 10 इंच के आसपास ये मोटा है, तो उसी से फील हो जाता है आपको कि किस तरीके से सेफ्टी है। सेफ है जब आपको यहाँ कोई ऐसे मतलब एक तरीके से कुछ आप मारते हो तब पता चलता है आपको कि किस तरीके का है। और रास्ते की मैं फिर से दोबारा से बात करूँ रास्ते की, तो रास्ते पे ना कुछ बहुत जगह ना ऐसा है कि हम जब गए थे तो ऐसा है कि 1-2 जगह पहाड़ बिल्कुल एक ऐसा ढह गया है, तो वहाँ पे बीच में एक बिल्कुल मिट्टी का पहाड़ था, तो मिट्टी का पहाड़ था, सिर्फ बीच में एक लाइन बनी हुई थी जिससे हम लोग क्रॉस करके जा रहे थे। तो एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग 5 लोग बैठे थे और बीच में ना एक उठा सा एरिया बन गया था और सिर्फ 2 टायर थे, तो तब मुझे फील हुआ था कि हम लोगों को शायद उतर जाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर मिट्टी विट्टी अंदर घुस जाएगी नीचे वाले एरिया में, या फिर कोई कंकड़ पत्थर जो छोटे मोटे पहाड़ रहने पे होते हैं वो टकरा जाए। तब मैंने बोला था अपने फैमिली वालों को कि एक बार आप उतर जाइए, थोड़ा सा मतलब ऐसा था 20-30 मीटर का एरिया, तो वहाँ फील हुआ था। 1-2 जगह और थी जहाँ थोड़ा ऐसा फील हुआ था। रास्ते में कई जगह ऐसी थी कि जहाँ बिल्कुल प्रॉपर रोड टूटा हुआ था, और रोड टूटा भी इतना हुआ था कि आपको प्रॉपर झरने का जो पानी बहता है ना, अब वहाँ से इतने बड़े बड़े पत्थरों से क्रॉस करना होता है। तो क्रॉस जब करना होता है, लेकिन वहाँ ये था कि एक प्लेन सा था थोड़ा, तो आपको थोड़ा चढ़ना भी है, फिर एक ब्रिज सा है, फिर आपको नीचे उतरना भी है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा चलना पड़ता है। तो वहाँ भी थोड़ा ठीक था कि कॉन्फिडेंस लगता तो है ऐसा कि कोई एक आदमी उतर के थोड़ा देख ले कि किस तरीके से हम क्रॉस कर रहे हैं, किस तरीके से हम चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब या फिर आगे पीछे कोई नीचे पत्थर तो नहीं आएगा, जो कि मुझे लगता है कि जनरली हर इस मतलब रेंज की गाड़ी के साथ होता है, और जो इस ग्राउंड क्लियरेंस की गाड़ी है उनके साथ होता है। बाकी परफॉर्मेंस में ऐसी कोई कमी नहीं थी, परफॉर्मेंस सही थी बिल्कुल, और बाकी रास्ते तो जैसे हैं वैसे हैं, हम सब ने देखे ही है, बाकी ये सब चीज़ें सही थी। और बाकी एसी बहुत धांसू है। एसी जब आप क्रूज़ कर रहे होते हो, आप रेव कर रहे होते हो, या फिर आप एक हाइट पे जा रहे होते हो,
तो एसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि आप एक पहाड़ उतरते नहीं है और गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, एक पहाड़ आप चढ़ते नहीं है और आपको ठंड लगनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे आपको एसी या हीटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो वो बहुत सॉलिड है इसके अंदर, टाटा अल्ट्रोज़ के अंदर बहुत सॉलिड है कि मैं 2 साल से तो यूज़ कर रहा हूँ। तो एसी बहुत सॉलिड है, आपको 5-6 मिनट में तो बिल्कुल ऐसा कर देता है चिल्ड कि आप बस इसको धीमा कर लो। तो उस तरीके से है। बाकी एक चीज़ और होती है कि पहाड़ों में ना कि आप तो क्रूज़ कर रहे होते हो बहुत लंबा लंबा और आपको थकान होती है, तो वो थकान होने वाली चीज़ इसके अंदर थोड़ी कम है। थकान होती है लेकिन बहुत कम होती है, क्योंकि सीट की जो मतलब कुशनिंग है ना, वो उस तरीके की है कि वो आपको ना थकने नहीं देती है, आपको गाड़ी से जोड़ के रखती है। और हैंडलिंग की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली ये पोलो तो है नहीं, क्योंकि जो ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से बनाई है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। ये आपको जोड़ के रखती है। जब आप जिस तरीके से आप मोड़ते हैं, कट्स पे मोड़ते हैं, ये आपको जुड़ा हुआ महसूस कराती है कि आप अपनी गाड़ी से जुड़े हुए हैं। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि किस एंगल से कितने मतलब बॉडी रोल से ये निकल जाएगी। जिस तरीके से नीची है, ठीक है, हैचबैक है, नीची है और थोड़ी चौड़ी है, उस तरीके से बॉडी रोल मिनिमल सा ही है और बहुत एकदम जुड़ा हुआ महसूस कराती है हैंडलिंग पे। हैंडलिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है और जिस तरीके से आप एक तरीके से रोल करते हैं, मोड़ते हैं, तो आप फील करते हैं कि जैसे आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, मतलब आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, मतलब आप ही एक तरीके से कार है जो कि चल रहे हैं। तो उस तरीके से जुड़ाव देती है आपको ये। अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूँ बूट स्पेस। इसके अंदर बूट स्पेस काफ़ी डिसेंट है और करीबन 2 बड़ी बड़ी ट्रॉली आ जाती हैं और 2 से 3 जो ड्रफल बैग्स होते हैं हमारे, वो आ जाते हैं। जनरली 5 लोगों के लिए इतना सामान काफ़ी होता है और काफ़ी अच्छे से आ जाता है और मतलब काफ़ी स्पेस है। नीचे स्पेस सेवर है इसके अंदर। बाकी कुछ चीज़ें मैंने आगे रखी हुई हैं इसकी और स्पेस काफ़ी अच्छा है। ट्रे एक बार मेरे से एक्सीडेंट हुआ था, मतलब तो टूट गई थी, तब से मैंने चेंज नहीं कराई है। इस बार मैं सोच रहा हूँ कि चेंज करा लूँ। तो बाकी ये सब कुछ काफ़ी अच्छा है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये जो रिफ्लेक्टर है, एक बार ऐसा हुआ था, मैं रोड पे था तो एक बाइक वाले ने पीछे से आके थोड़ी ठोक दी और उसके बाद से मैंने ये रिफ्लेक्टर लगाना शुरू कर दिया। और रिफ्लेक्टर मैंने लगाया तो रात को थोड़ा चमकता है तो दिखता है कि आगे कुछ बड़ा सा है। लाइट्स जो हैं थोड़ी सी अंदर की तरफ हैं, तो शायद ऊपर जो बैठा हुआ होता है ट्रक वगैरह, उसको नहीं दिखता होगा, तो इस वजह से मैंने यहाँ रिफ्लेक्टर लगा दिया। बाकी सब कुछ सही है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी माइलेज भी बहुत अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, कहूँ मैं अपने लेवल पे। परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी लगती है और मैं अगर आगे कभी अपग्रेड करना चाहूँगा तो मैं अपग्रेड भी टाटा में ही करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है टाटा के साथ। सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं और जो डिफरेंस होता है डीलर टू डीलर एक कार की डिलीवरी को लेकर, उसके प्राइस को लेकर, वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लगभग सबका सेम प्राइस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ कुछ प्राइस मिलेगा, वहाँ कुछ प्राइस मिलेगा, ये सारी चीज़ें। और इनकी जो सर्विसेज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। बाद में फीडबैक के लिए जो सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी अच्छी है, आपकी सुनी जाती है और अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं तो उस पर प्रॉपर एक्शन लिया जाता है। वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और इनकी जो बाकी जो सर्विस स्टेशंस हैं ऑल ओवर इंडिया, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मुझे बेसिकली, मैं पूरा ऑल ओवर बताऊं तो मुझे पूरी ट्रिप में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हैंडलिंग में बहुत मज़ा आया और मतलब जिस तरीके से मतलब कार ड्राइव होती है, चलती है, जिस तरीके से मतलब एकदम इन्वॉल्व रहती है ना ड्राइवर के साथ, और एकदम मतलब एकदम आपको फील देती है कि आप हल्का सा भी रेव करें तो वो एक साथ आपको रिस्पॉन्स दे। तो उस तरीके से मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। रास्ते बहुत अच्छे भी हैं, बद्रीनाथ वाले रास्ते ऐसा नहीं है कि सारे बेकार है, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं जो ख़राब है, लेकिन बहुत सारे रास्ते बहुत अच्छे हैं। तो मैं अपनी जो नेक्स्ट ट्रिप होगी वो भी इसी से प्लान करूँगा। लास्ट
बट नॉट द लीस्ट मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ पहाड़ों में चलने की। जो लोग पहली बार जा रहे हैं या फिर अपनी कार लेके पहली बार जा रहे हैं, कि सबसे पहली बात तो आप दिन में चलिए, रात को मत चलिए। दूसरी बात, आप ओवर स्पीडिंग ना करें बिल्कुल भी। और तीसरी बात, ओवरटेकिंग ना करें जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि ओवरटेक करने से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ओवरटेक करना। और तीसरी बात, आप अपनी लाइन में चलें बिल्कुल, क्योंकि आपको अपनी लाइन पकड़ के चलनी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।